नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना ये भाषण समाप्त किया। पिछले तमाम रिकॉर्ड से एक तरह से लंबे भाषण के टूटे हैं और प्रधानमंत्री ने आज कहा है कि किसानों के लिए ऐतिहासिक बदलाव है। भोजपुरी की कहावत बोली, न खेलब न खेले देव, खेलवे बिगाड़ब। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आंदोलन जीवी इस किसानों के पवित्र आंदोलन को अपवित्र कर रहे हैं। 6 साल में विपक्ष के मुद्दे जिस तरह से रहे हैं, पूरी कंफ्यूज पार्टी है कांग्रेस पार्टी, जिनका राजनीतिक एक तरह से एजेंडा रहा है किसानों के मुद्दे पर, जो खुद पलटे हैं, जो एपीएमसी एक्ट के संशोधनों की खुद पहले बात करते थे। शरद पवार के बाकायदा बयान पढ़कर देश की संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ये बदलाव जो हम ला रहे हैं, ये किसानों की जिंदगी में ऐतिहासिक बदलाव लाएगा। ये तमाम बिल जो कृषि कानून है, ये ऐतिहासिक सुधार के लिए हम लाए हैं। आइए आपको सुना देते हैं प्रधानमंत्री ने क्या कहा है। किसान आंदोलन को पवित्र मानता हूं और भारत के लोकतंत्र में आंदोलन का महात्म्य है और रहने वाला है और जरूरी भी है। लेकिन जब आंदोलन जीवी पवित्र आंदोलन को अपने लाभ के लिए बर्बाद करने के लिए निकलते हैं, तब क्या होता है? कोई मुझे बताए। 3 किसान कानून की बात हो और दंगाबाज लोग जो जेल में हैं, जो संप्रदायवादी लोग जो जेल में हैं, जो आतंकवादी लोग जेल में हैं, जो नक्सलवादी जेल में हैं, उनकी फोटो लेकर के उनकी मुक्ति की मांग करना, ये किसानों के आंदोलन को अपवित्र करने का प्रयास है कि नहीं? माननीय अध्यक्ष जी, इस देश में टोल प्लाजा, सभी सरकारों ने स्वीकार की हुई व्यवस्था है। टोल प्लाजा इस देश में सभी सरकारों ने की हुई व्यवस्था है और उस टोल प्लाजा को तोड़ना, उस टोल प्लाजा को कब्जा करना, उस टोल प्लाजा को न चलने देना, ये जो तरीके चले हैं, वो तरीके क्या पवित्र आंदोलन को कलंकित करने का प्रयास है कि नहीं? जब पंजाब की धरती पर सैकड़ों की तादाद के अंदर, पंजाब की धरती पर सैकड़ों की तादाद के अंदर जब टेलीकॉम के टावर तोड़ दिए जाएं, क्या वो किसान की मांग से सुसंगत है? क्या किसान के पवित्र आंदोलन को बर्बाद करने का काम आंदोलनकारी ने नहीं, आंदोलन जीवियों ने किया हुआ है। और इसलिए देश को आंदोलनकारी और आंदोलन जीवियों के बीच फर्क करना बहुत जरूरी है और देश को इन आंदोलन जीवियों से बचाना वो भी उतना ही जरूरी है। अफवाहें फैलाना, झूठ फैलाना, गुमराह करना और देश को दबोच करके रख देना, देश बहुत बड़ा है। देश के सामान्य मानवी की आशा आकांक्षाएं बहुत है और उनको लेकर के हमने आगे बढ़ना है और उस दिशा में हम प्रयास कर रहे हैं। ये हो हल्ला, ये आवाज, ये रुकावटें डालने का प्रयास एक सोची समझी रणनीति के तहत है और सोची समझी रणनीति ये है कि जो झूठ फैलाया है, जो अफवाहें फैलाई हैं, उसका पर्दाफाश हो जाएगा, सत्य वहां पहुंच जाएगा तो उनका टिकना भारी हो जाएगा। और इसलिए हो हल्ला करते रहो, जैसा बाहर करते हैं वैसा अंदर भी करते रहो, यही खेल चलता रहा है। लेकिन इससे कभी भी आप लोगों का विश्वास नहीं जीत पाओगे, मान के चलो। माननीय अध्यक्ष जी, ऑर्डिनेंस के बाद और पार्लियामेंट में कानून बनने के बाद किसी भी किसान से मैं पूछना चाहता हूं कि पहले जो हक उनके पास थे, जो व्यवस्थाएं उनके पास थी, उसमें से कुछ भी इस नए कानून ने छीन लिया है क्या? इसकी चर्चा, उसका जवाब कोई देता नहीं है। सब कुछ वैसा का वैसा वो है पुराना। क्या हुआ है? एक अतिरिक्त विकल्प व्यवस्था मिली है, वो भी क्या कंपलसरी है? किसी कानून का विरोध तो तब मायना रखता है कि जब वो कंपलसरी हो, ये तो ऑप्शनल है।
आपको मर्जी पड़े यहां जाना है जाइए, आपको मर्जी पड़े वहां नहीं जाना है वहां जाइए, जहां ज्यादा फायदा हो वहां किसान चला जाए, ये व्यवस्था की गई है। ये पार्टी का ये हाल हो गया है कि पार्टी का राज्यसभा का सबका एक तरफ चलता है और पार्टी का लोकसभा का सबका दूसरी तरफ चलता है। ऐसी डिवाइडेड पार्टी, ऐसी कंफ्यूज पार्टी न खुद का भला कर सकती है, न देश की समस्याओं के समाधान के लिए कुछ सोच सकती है। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। कांग्रेस पार्टी राज्यसभा में भी है, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता राज्यसभा में बैठे हैं, लेकिन वो एक बहुत आनंद और उमंग के साथ वाद विवाद करते हैं, विस्तार से चर्चा करते हैं, अपनी बात रखते हैं। और यही कांग्रेस पार्टी का दूसरा तबका अब समय तय करेगा। भोजपुरी में तो एक कहावत है, कुछ लोग ऐसे हैं, भोजपुरी में कहावत है, ना खेलब ना खेल देव, खेलबे बिगाड़ब। न खेलूंगा न खेलने दूंगा, मैं खेल को बिगाड़ के रखूंगा। आंदोलन का एक नया तरीका है। क्या तरीका है? आंदोलनकारी जो होते हैं वो ऐसे तरीके नहीं अपनाते, आंदोलन जीवी होते हैं वो ऐसे तरीके अपनाते हैं। और वो कहते हैं ऐसा हुआ तो ऐसा होगा, ऐसा होगा तो ऐसा होगा, ऐसा होगा तो ऐसा होगा। अरे भाई, जो कुछ हुआ ही नहीं, जो होना नहीं है, उसका भय पैदा कर करके और पिछले कई सालों से लगातार सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आ जाए, कोई निर्णय नहीं हुआ है और एकदम से तूफान खड़ा कर दिया जाए, आग लगा दी जाए देश में। ये जो तौर तरीके हैं, उन तौर तरीके जो भी लोकतंत्र में विश्वास करते हैं, जो भी अहिंसा में विश्वास करते हैं, उन सबके लिए चिंता का विषय होना चाहिए। ये सरकार की चिंता का नहीं, देश की चिंता का विषय होना चाहिए। कुछ लोग ऐसे हैं, भोजपुरी में कहावत है, ना खेलब ना खेल देव, खेलबे बिगाड़ब। न खेलूंगा न खेलने दूंगा, मैं खेल को बिगाड़ के रखूंगा। तो प्रधानमंत्री के भाषण के तमाम हिस्से हमने आपको सुना दिए हैं जो महत्वपूर्ण थे। डॉक्टर संबित पात्रा राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, सुप्रिया श्रीनेत प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की, राजीव राय जी प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, वारिस पठान प्रवक्ता एआईएमआईएम के, लव कुमार प्रवक्ता जेडीयू के और चौधरी पुष्पेंद्र जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। चौधरी पुष्पेंद्र किसान नेता के तौर पर इस बहस में जुड़ेंगे। संबित पात्रा जी, यानी सारा दोष विपक्ष का है। सवाल यह है कि रास्ता और समाधान खोजना है। प्रधानमंत्री की बातों से क्या दिशा इस किसान आंदोलन के संकट में मिली? देखिए, प्रधानमंत्री जी ने आज बहुत महत्वपूर्ण दिशा दिया। जिस प्रकार से एक भ्रम की स्थिति उत्पन्न करने की कोशिश की जा रही थी कि ऐसा होगा तो ऐसा होगा, ऐसा होगा तो वैसा होगा, उसको प्रधानमंत्री जी ने आज अपने वक्तव्य से तोड़ा है। प्रधानमंत्री जी ने 3 बातें बहुत महत्वपूर्ण कही। पहली बात जो उन्होंने महत्वपूर्ण बात कही, उन्होंने कहा कि देखिए, ये तो ऑप्शनल है, किसी प्रकार से कोई बाध्यता नहीं है, किसी प्रकार से कोई बंधन नहीं है। आप चाहें तो इधर बेचे, आप चाहें तो उधर बेचे, जहां आपको ज्यादा लाभ मिलेगा वहां बेचे, कोई बंधन नहीं है। नंबर 1। नंबर 2 बात कही, पूरे हिंदुस्तान के हर किसान से आप ये सवाल पूछ लीजिए कि इन तीनों कानूनों के पारित होने के बाद क्या उससे कुछ छीन लिया गया है? क्या ऐसा कुछ उसके पास था कानून पारित होने से पहले जो उससे ले लिया गया है, या ऐसा कुछ उससे जोड़ दिया गया है? और तीसरी बात जो उन्होंने कही कि देखिए, ये विपक्ष के लोग इससे पहले भी चाहते थे कि इस प्रकार का कानून बने। शरद पवार जी का जिक्र भी किया। और सबसे बड़ी बात कि एक प्रगतिशील समाज है हम, प्रगतिशील समाज में यह आवश्यक है कि जो जनता है, जो किसान है, वो जाचक के रूप में भीख मांगने नहीं आए। जो उसकी आवश्यकता है वो स्टेटस क्वो मोड से बाहर निकलते हुए हम अर्थात सरकार उसकी झोली में डाले ताकि उसका जीवन अच्छा हो सके। न खेलब न खेले देव, खेलवे बिगाड़ब। न खेलूंगा न खेलने दूंगा, खेल खराब कर दूंगा। सुप्रिया जी, ये खास विपक्ष के लिए बोला गया। मुझे लगता है कि शायद मोदी जी भूल गए कि उनके बड़े अभिन्न मित्र और स्वर्गीय अरुण जेटली जी, जिनका मैं बड़ा आदर करती हूँ, उन्होंने तो फ्लोर ऑफ द हाउस में कहा था कि डिसरप्शन इज द फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में डिसरप्शन की अपनी जगह होती है। पता नहीं मोदी जी का या तो उनसे विचारात्मक द्वेष था या जो था मुझे नहीं पता, लेकिन यही भाजपा कहती कुछ है करती कुछ है। देखिए, मोदी जी की कथनी करनी में इतना अंतर है कि हमें समझ में नहीं आता है कि उनकी किस बात को माने और किस में ना माने। आज वो किसानों के रहनुमा बने हैं,
उन्हीं किसानों का जिसका उन्होंने पीएम किसान निधि का पैसा काट दिया, मनरेगा का बजट काट दिया, एग्रीकल्चर अलाइड सर्विसेज का बजट काट दिया। तो ये मुंह में राम बगल में छुरी नहीं चलेगा, आपकी कथनी और करनी में अंतर नहीं चलेगा। और मैं एक छोटी सी बात ये जरूर कहना चाहती हूँ अंजना जी, मैं एक ढाबे पर रुकी हूँ, मैं सहारनपुर आई हुई थी, और जो जन सैलाब है ना, जहां पे मोदी जी कहते हैं कि हम लोग भ्रांति फैला रहे हैं, अगर भ्रांति ही फैलाते तो आपकी सरकार से ज्यादा कम्युनिकेशन तो कोई कर ही नहीं सकता है। एक ही सवाल का जवाब दे भाजपा कि 2.5 महीने से ज्यादा ठिठुरते हुए किसान को आप क्यों नहीं समझा पा रहे हैं, क्योंकि वो किसान अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है। ठीक है, संबित जी जवाब दे रहे हैं, जानता है, आप भ्रमित करना चाहते हैं। ठीक है, अब जल्दी से इसका जवाब दीजिए। चौधरी पुष्पेंद्र सिंह जी को उसके बाद दिखाइएगा, जरा उनसे पूछेंगे। प्रधानमंत्री ने फिर किसानों से गुजारिश की। संबित जी जवाब दीजिए। देखिए अंजना जी, 2 प्रश्न कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा। एक तो उन्होंने कहा कि वो सहारनपुर में है, किसी ढाबे में है और जन सैलाब उनके पक्ष में है। ये तो राफेल के समय भी कह रहे थे कि जन सैलाब तो इनके पक्ष में है, वो मोदी जी को गालियां दे रहे थे। क्या हुआ उस जन सैलाब का? उसका नतीजा हमने देख लिया। ये तो ट्रिपल तलाक के समय भी कह रहे थे कि जन सैलाब जो है इनके पक्ष में है। मोदी जी तो सब गलत गलत कह रहे हैं। CAA के समय और आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन पे भी कह रहे थे कि जन सैलाब इनके पक्ष में है। ये पता नहीं, सैलाब इनके पक्ष में है, जन सैलाब इनके पक्ष में नहीं है। सैलाब, सैलाब मतलब तूफान, सैलाब मतलब फ्लड। कहीं ना कहीं जो डिस्ट्रक्टिव चीज है वो इनके पक्ष में है, कोई जन सैलाब इनके पक्ष में नहीं है। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि हम मोदी जी की किस बात को माने, मोदी जी की किस बात को नहीं माने, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। डिसरप्शन तो होना चाहिए। मैं कहना चाहता हूं, आज मोदी जी ने कितनी बड़ी बात कही। ये कंफ्यूज्ड पार्टी है। राज्यसभा में तो वॉकआउट नहीं करते, राज्यसभा में पूरा सुन लेते हैं और सारी बातें मान भी लेते हैं, मुस्कुरा मुस्कुरा सुन लेते हैं। लोकसभा में वॉकआउट कर जाते हैं। बताइए क्यों? लोकसभा में राहुल गांधी थे, सबसे बड़े डिसरप्टिव फोर्स। ना तो वो समझ पा रहे थे, ना उनको कुछ समझाना है। ना खेलत देव, ना खेलत, सुनिए, ना खेलत देव गुच्ची में थूक देव, पूरी कहावत है। ना खेलत देव गुच्ची में थूक देव। और उसके प्रणेता है राहुल गांधी। तभी लोकसभा में वॉकआउट, मगर राज्यसभा में पूरा सुनना। ये किसी पार्टी के डिसरप्टिव प्रोसेस को सुना है आपने कि अलग रणनीति लोकसभा में, अलग रणनीति राज्यसभा में? सुप्रिया जी छोटा सा जवाब। हाँ, मैं बिल्कुल छोटा सा जवाब लूंगी। मैं इनके बेकार की बातों में पढ़ूंगी नहीं। मेरा तो एक सीधा सा सवाल यह है कि प्रधानमंत्री जी को जियो के टेलीकॉम टावर टूटने का बड़ा दर्द हुआ। मैं पूछना चाहती हूं तो कितना दर्द हुआ नेशनल हाईवे खुदवाकर, जो मेरे और आपके इनकम टैक्स के पैसे से बना है? कैसे उन्होंने नेशनल हाईवे खुदवाए? उन्होंने खट्टर ने खड़े होकर नेशनल हाईवे खुदवाए, कीले गुड़वाई, वहां पर सैंड बालू क्या क्या भरा गया। किससे द्वंद कर रहे हैं आप? आपको जन सैलाब नहीं दिख रहा है? संबित जी जल्दी से। महोदय एक मिनट, आज भी प्रधानमंत्री महोदय 200 किसानों की मौत के बाद भी एक शब्द श्रद्धांजलि सहानुभूति का नहीं दे पाए। किस कलेजे के बने हैं, क्या पाषाण हृदय? अंजना जी, संबित जी, अंजना जी, इन्होंने कहा, मुझे बड़ा आश्चर्य लगा, इन्होंने कहा जियो के टावर्स थे वो तोड़ दिए तो क्या हो गया? अरे भैया, टेलीकॉम टावर्स तोड़ दिए, जियो के टावर है, ये वोडाफोन के टावर है, ये एयरटेल के टावर है, ये क्या होता है? आप मत यूज करिए मोबाइल। मैं तो कह रहा ना, आप बिल्कुल बीच मत चिल्लाइए। देखिए, मैंने आपको सुना, उंगली उठा करके अपनी उपस्थिति दर्ज कराइए। इतना कर्टसी आप सीख लीजिए। आप उंगली उठा करके अपनी उपस्थिति दर्ज करिए, कम से कम थोड़े कर्टियस तो बनिए। मगर मैं कहना चाहूंगा नहीं, आप क्या हेडमिस्ट्रेस है जो आपको कुछ नहीं सिखाएंगे? ना, आप कुछ सीखी नहीं है, इसलिए आपको सिखाना आवश्यक है। शांत, आप बिल्कुल सिखाएंगे, वरना आप सीख के आइए। लर्न एंड कम कर्टसी। बिल्कुल आपको पता नहीं है बेसिक कर्टसी। मैं बिल्कुल अंजना जी, मैं इनके बीच में नहीं बोला। ये हर चीज में चिल्लाती है, ये उचित नहीं है। बारी-बारी से बोलिए, अन्य 4 लोग इंतजार कर रहे हैं। बारी से बोल रहे थे, मैं तो इनके बीच में नहीं चिल्लाया। आप शांति से सुनिए अंजना जी। ये बिल्कुल हेडमास्टर हूँ, आप सुनिए। आप बीच में चिल्लाइए। अंजना जी, ये उचित नहीं है। पूरा कर लेने दीजिए, आपने मैंने सुन लिया, आप सुन लीजिए। छोटा सा जवाब संबित जी। अंजना जी, यही होते हैं आंदोलनजीवी, यही होते हैं। अंजना जी, ये किस प्रकार की कैसा बिहेवियर है अंजना जी? आप देखिए, मैं तो शांति से सुना इनकी बात। मैंने उंगली उठा करके अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। आपने मुझसे पूछा, अब ये क्या बिहेवियर है ये? अंजना जी प्लीज, अंजना जी मैं रिक्वेस्ट करता हूं, मैं कंप्लीट कर लूं 10 सेकंड में। अंजना जी, इसी बिहेवियर को उपद्रवी और आंदोलन जीवी का बिहेवियर कहते हैं। अभी कांग्रेस के पार्टी के प्रवक्ता ने कहा वो तो जियो के टावर थे, तो क्या हो गया, वो टूट गए। आप देख रहे हैं कैसे आप उपद्रवी हैं, आप एक्सट्रीमिस्ट हैं, आप उपद्रवी हैं, आप एक्सट्रीमिस्ट हैं, और आप देश में उपद्रव फैलाने की कोशिश करते हैं। वो जियो में आप फालतू में चिल्लाना बंद करिए। पहले तो आप बिहेवियर सीखिए,
यू लर्न बिहेवियर फर्स्ट मैडम। आपको कर्टेसी और बिहेवियर पता नहीं है, पता नहीं आप पढ़ी लिखी भी है कि नहीं। मुझे तो शक होता है आप पढ़ी लिखी भी है कि नहीं। पुष्पेंद्र सिंह को आप दिखाइए। बातचीत करना नहीं जानती है। चौधरी पुष्पेंद्र सिंह, प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं तो किसानों के आंदोलन को पवित्र मानता हूं, लेकिन ऐसे आंदोलन जीवी जो देश विरोधी बातें कर रहे हैं, जो देश के खिलाफ बातें करते हैं, वो पोस्टर लेकर पहुंच जाते हैं। ये लोग अपवित्र कर रहे हैं किसान आंदोलन को। नहीं, देखिए अंजना जी, कोई भी व्यक्ति जो किसानों की डिमांड से अलग कोई बात वहां उठाता है, उसका कोई समर्थन हम लोग नहीं करेंगे। उनको पहले ही बहिष्कार करके उनको हटा दिया गया था। वो बात 2.5 महीने पहले की है, वो समाप्त हो चुकी है, वो मुद्दा भी नहीं है। पीएम ने फिर बातचीत के लिए कहा है। जी, बातचीत का तो हमने स्वागत किया है। अगर पीएम साहब जो है लगे हाथों ये भी बता देते कि भाई कल परसों इस तारीख को इस स्थान पर किसान आ जाए, तो निश्चित रूप से हम लोग वहां वार्ता के लिए पहुंच सकते थे। अच्छा, एक सवाल जो इससे पहले कृषि मंत्री ने भी सदन में पूछा था और आज प्रधानमंत्री ने भी पूछा है, चूंकि आप बैठे हैं लाइव, पूरा देश सुन रहा है, आप जवाब दे दीजिए। उन्होंने पूछा है कि आपने इन कानूनों के लागू होने से क्या खोएंगे, आप क्या खोया है, आपने क्या खो दिया है, ये पूछ रहे हैं वो। हाँ, इसका जवाब क्या? देखिए मैं बता देता हूँ। देखिए, जो हमारी मंडी की व्यवस्था है, इन कानूनों में कुछ ऐसे प्रावधान हैं जिसकी वजह से वो मंडी की एग्जिस्टिंग व्यवस्था कमजोर पड़ेगी और कुछ समय बाद उनके ऊपर जो है वो बंद होने की कगार पे आ जाएंगी। उदाहरण के तौर पर जो मध्य प्रदेश है, जब से कानून लागू हुए थे, मध्य प्रदेश में करीब 50 मंडियां ऐसी हैं, इंडियन एक्सप्रेस में रिपोर्ट छपी थी बाकायदा, जो ₹1 का ट्रांजेक्शन भी वहां नहीं हो पाया और वो बंदी की कगार पर पहुंच चुकी है। तो इनमें जो है निश्चित रूप से जो एमएसपी की व्यवस्था है, जैसा कि पीएम साहब ने कहा कि जो हमने नहीं मांगा हमने दे दिया। अरे भाई, जो मांग रहे हैं वो भी दे दो। मांग हम ये रहे हैं कि भाई हमें एमएसपी को लीगल गारंटी बना दीजिए। एमएसपी जो रेट्स सरकार हर साल घोषित करती है, उससे नीचे कोई खरीद परचेज ना हो। अगर इसको कर देते और बाकी जो कानून है उनमें कुछ अमेंडमेंट्स के साथ स्वीकार्यता सारी चीज की बढ़ जाती और एक बीच का रास्ता निकल सकता था। ये कंसिस्टेंट स्टैंड मेरा रहा है। प्रधानमंत्री है, लेकिन चौधरी जी आपका स्टैंड तो बाकी किसान नेताओं से अलग है फिर। नहीं, देखिए ऐसा होता है, बीच का रास्ता एक लेना पड़ता है। अगर आप रिपील की बात कर रहे हैं और एमएसपी लागू करने की बात कर रहे हैं, अब सरकार एमएसपी यदि लागू कर देती है तो कुछ अमेंडमेंट्स जो हम चाहते हैं, भाई अगर दुकान का बोर्ड वही रहो लेकिन सामान हो अपना रख दे, तो उसमें क्या आपत्ति है? फिर तो राकेश टिकैत क्या आप लोगों की बात नहीं सुन रहे? क्योंकि वो तो मानने को तैयार नहीं है और नए सिरे से आंदोलन गाजीपुर में, सारे नेता भी विपक्ष के गाजीपुर ही पहुंच रहे हैं, सारे लोग अब गाजीपुर बॉर्डर ही पहुंच रहे हैं, वही केंद्र बन गया है आंदोलन का, वो तो मना कर रहे हैं चौधरी पुष्पेंद्र सिंह। नहीं, देखिए रिपील की जो बात आ रही है वो इसीलिए आ रही है कि आप सारी बात को नहीं मांग रहे, समग्रता में है। जैसे आप सुई धागा मान लीजिए, अब आप कहीं सुई सुई ले जाओ या धागा धागा ले जाओ, ये दोनों चीज कॉम्बिनेशन में है, रिपील और एमएसपी। तो यदि एमएसपी लागू करते थे तो कहीं ना कहीं रिपील की जगह आप अमेंडमेंट के साथ जो किसानों के हक में है उन पॉइंट्स पे डिस्कशन करके, और 1.5-2 साल के लिए तो ये लोग उसको सस्पेंड करने के लिए तैयार हैं। छोटा सा जवाब, फिर मैं राजीव राय जी और वारिस पठान साहब आ रही हूँ जल्दी से। संबित जी, छोटा सा जवाब, बहुत देर से आपने हाथ खड़ा किया हुआ है। देखिए, पुष्पेंद्र जी ने अपने विषय को अच्छे से रखा है, इसलिए मैं भी बहुत नम्रता से जवाब देता हूं। एक तो इन्होंने कहा बीच का रास्ता होना चाहिए, कोई अमेंडमेंट या अर्थात संशोधन अगर सरकार स्वीकार कर ले तो हम इसको मान्य करेंगे, मगर यहां पर तो टिकैत साहब और बाकी जो 40 लीडर है वो तो मानने को तैयार नहीं है। वो कह रहे हैं केवल और केवल रिपील, संशोधन के लिए तो सरकार बिल्कुल तैयार है पुष्पेंद्र जी। संशोधित करके इस बात पे चर्चा हुई थी और आज भी प्रधानमंत्री ने कहा, पुष्पेंद्र जी मैं कंप्लीट कर लूं, आप कहेंगे आप तो सुप्रिया से नहीं है, बीच में चिल्लाने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, धन्यवाद भाई साहब। देखिए, आज प्रधानमंत्री ने भी कहा क्लॉज बाय क्लॉज आप स्पेसिफिक्स पे चर्चा करिए, स्पेसिफिक्स पे अमेंडमेंट करना हो तो हम पक्का करेंगे। एमएसपी पे लेकर भी आप स्पेसिफिक पे चर्चा करिए, चर्चा से ही राह निकलेगा, नंबर 1। नंबर 2, देखिए मंडी के लिए आज प्रधानमंत्री ने कहा कि इस बजट में भी 1000 मंडियों को किस प्रकार और सशक्त करना है उसका भी प्रावधान है। आप जानते हैं खुद भी, आप विद्वान हैं, तो मंडियों को बढ़ाने की बात हो रही है। सिर्फ एक लाइन का मैं राजीव राय जी और केवल मैं ये कहना चाहता हूँ कि एमएसपी यदि आप बाध्यकारी बना दें तो इसमें आसानी हो जाएगी। एमएसपी के ऊपर बोलो मेरे भाई, एमएसपी के लिए कमेटी की आवश्यकता नहीं है, तत्काल लागू कर सकते हैं उसको क्यों नहीं लागू कर देते आप? क्यों नहीं कर देते संबित जी? नहीं, मैं तो कह रहा हूं, आप जो एमएसपी की बात भी कर रहे हैं, आप उस कमेटी के सामने 4 लोगों की कमेटी सुप्रीम कोर्ट ने बनाई है और सरकार भी बातचीत कर रही है। आप सरकार के सामने इस विषय को रखिए तो सही। सरकार तो कह रही है वी आर अ फोन कॉल अवे, आप जाइए, आपकी बात को सुनेंगे। राजीव राय जी, मैं आ रही हूं चौधरी पुष्पेंद्र जी।
राजीव राय जी, जी। प्रधानमंत्री ने किसानों को आउटरीच किया है और अखिलेश यादव कह रहे हैं कि चंदा जीवी है बीजेपी। अंजना जी, मुझे अच्छा लगा प्रधानमंत्री जी आज हमारी और आपकी भाषा, गंगा के उस पार का आपका पैतृक गांव है, इस पार मेरा गांव है, हमारी भाषा में उन्होंने कुछ नसीहत देने की कोशिश करी जो हमारे गांव में बदमाश बच्चे करते हैं। ना खेलब न खेले देव खिलवे बिगाड़ब। हमारे यहाँ बदमाश बच्चे ये भी कहते हैं कि न जोतब न बोब खेतवे बेचब। तो प्रधानमंत्री जी वही कर रहे हैं, राष्ट्रीय संपत्तियों को बेचकर हम लोग को उपदेश दे रहे हैं और आंदोलनकारियों के बारे में जो लगातार बातें कह रहे हैं, इनका मैं दोष इसलिए नहीं देना चाहता हूं कि अगर आप याद करेंगे तो असहयोग आंदोलन में इन्होंने ये बोला था, ये असहयोग आंदोलन होगा तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। 42 के भारत छोड़ो आंदोलन में भी लोग वही बोले थे कि असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, माफी मांगते रहे। तो ये इनके पॉलिटिकल डीएनए में जो बार बार रिपीट करते रहे और हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं। आप आंदोलन जीवी कह देंगे, आप किसी लोगों को बदनाम कर देंगे, जो गलत काम करते हैं उनको फांसी पर लटकाओ ना। हमको तो आज तक ये समझ राय जी, चौधरी जी यही बैठे हैं, वो कह रहे हैं एमएसपी की गारंटी सरकार दे दे और कुछ संशोधन कर दे तो उनको मान्य है। विपक्ष सोच रहा है हम इसमें हाथ सेक लें अच्छे से किसान आंदोलन में। अंजना जी 10 सेकेंड, मैं सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी से कि आपकी कौन सी ऐसी मजबूरी है, अगर प्राइवेट प्लेयर्स के लिए भी आप एमएसपी लागू कर देंगे, उसमें तो सरकारी खजाना भी नहीं जा रहा है। कौन सी ऐसी आपकी कमिटमेंट है उन व्यापारियों प्राइवेट प्लेयर्स के साथ आप नहीं कर रहे हैं? आप कल भावुक हो गए। इस पर तो राय साहब पीएम ने साफ बोला, इस पर राय साहब पीएम ने साफ बोला कि आपको इन उद्योगपतियों की जरूरत है ना देश में। आईएससी देश थोड़ी चला लेंगे, उद्योगपति चाहिए ना, कोई फैक्ट्री चलाएगा ना, कोई नौकरी देगा ना, जिससे ये भी इस बिजनेस जगत का जो अर्थव्यवस्था है उसका एक हिस्सा है ना। नहीं तो किसान भी बोले, प्रधानमंत्री जी खाली बोलते ही रहेंगे, किसानों की सुनेंगे भी। वारिस पठान को जल्दी से दिखाई वारिस पठान जी। असदुद्दीन ओवैसी ने ललकारा है कि आपने संसद की अवहेलना की है, आप कह रहे हैं कि कानून को होल्ड पर डाल देंगे, सीए एनआरसी लेके आओ, हम बताएंगे आपको। इस धमकी का क्या मतलब है? अंजना जी, यहाँ पर मैं दो चीज के ऊपर बात करना चाहूंगा। कल असदुद्दीन ओवैसी साहब ने पार्लियामेंट के अंदर कहा, सबसे पहली बात तो उन्होंने किसान आंदोलन के ऊपर बात की। तो मैं कहना चाहूंगा कि हम डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, संविधान को मानते हैं और संविधान के दायरे में रहकर आंदोलन करना हमको हमारा अधिकार है। किसान लोग अपना अधिकार पूरी तरह से निभा रहे थे। किसान आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश किसने की? यही भाजपा वालों ने कोशिश की। उन्होंने कहा खालिस्तानी, उन्होंने कहा आतंकवादी। प्रधानमंत्री ने उनकी निंदा तो नहीं की। हाँ, मैं तो कहता हूं, मैं जिसने लाल किले पर एक धार्मिक झंडा टांग दिया, वो सही था या गलत? नहीं, बिल्कुल गलत था या सही था? गलत जो भी गलत है वो गलत है। यही से चर्चा आगे लिए चलेंगे, यही से आगे चर्चा लिए चलेंगे, क्योंकि अगर किसी किसान को आतंकी या फिर देश विरोधी कहना गलत है, तो वैसे ही किसी देश विरोधी या आतंकी मानसिकता वाले को किसान कहना गलत है। वारिस पठान साहब, आप अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए, किसी किसान को आतंकी या फिर देश विरोधी कहना गलत है, तो देश विरोधी लोग थे उस दिन और उनको किसान कहना भी उतना ही गलत है। ऐसे में सवाल यह है कि आगे का रास्ता क्या दिखता है? पीएम कह रहे हैं निवेश जरूरी है, ये बेहतरी के लिए किसानों का। आप अपना स्टैंड बदलकर उसको खिलाफत में खड़े हो गए। जो भी देश विरोधी अंजाने जी, उसके खिलाफ तो कानून सख्त कार्रवाई करेगा और जो भी है उसके खिलाफ कोर्ट से। मेरा दूसरा सवाल ये अंजना जी कि कल असद ओवैसी साहब ने पार्लियामेंट के अंदर प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब से सवाल किया था। सवाल ये था वही कि जिस चीज से प्रधानमंत्री जी बहुत डरते हैं, जिसका नाम लेना, उस चीज का नाम है, उस कंट्री का नाम है चाइना। अभी पता चला है कि चाइनीज वेबसाइट के जरिए कि इंडिया डिसंगेज हुआ है, डिसंगेजमेंट पैनगोंग के यहाँ पे लद्दाख में। तो इस पर प्रधानमंत्री जी को आकर फ्लोर ऑफ द हाउस में बयान देना चाहिए। पार्लियामेंट में संसद का सेशन चालू है, हमको चाइनीज न्यूज वेबसाइट से पता चलता है किस बेसिस के ऊपर डिसंगेजमेंट हुआ है। क्या पता हमको, क्या जो हमारी जमीन थी वो चाइना छोड़ गया और हमारा डिसंगेजमेंट हुआ है, उसके बारे में नहीं तो बोलते। चीन पर इनको जवाब चाहिए। चाइना का नाम लेने से प्रधानमंत्री को डर क्या है? क्यों नहीं बोलना चाहते चाइना के बारे में? आज देश को सबसे बड़ा खतरा चाइना से। संबित पात्रा जी, जवाब दीजिए इसके बारे में। प्रधानमंत्री को बोलिए कि जाकर आज एग्जाम का टॉपिक नहीं बताया था क्या देश के सामने अपनी बात रखे। पठान जी, आपको टॉपिक बताया था कि नहीं आज के टेस्ट का, एग्जाम का? ठीक, अरे टॉपिक तो यही है। कल हमारी जो स्पीच हुई थी उसके ऊपर और अभी जो आया है लेटेस्ट, प्रधानमंत्री जी को बोलना चाहिए था अंजना जी। क्वेश्चन पेपर तो पढ़ लो सर। चौधरी पुष्पेंद्र सिंह बैठे हुए, किसानों पर चर्चा है। ठीक है, चीन पर जवाब चाहिए, चीन पर जवाब दीजिए।
चीन तो पर किसानों जवाब के दीजिए प्रति तो मैं संबित बोल रहा हूँ, ठीक। किसानों के तो आंदोलन कैसे को जवाब बदनाम दूंगा? किया नॉन भी स्टॉप है, सब बोलेंगे तो किसान कैसे कहते हैं जवाब दूंगा? पाकिस्तान चीन मत जी, लाओ, इन लोगों ने चीन जबकि हमारे पाकिस्तान किसान मत लाओ भाई- हमारे टॉपिक में, अब रखो किसान अपनी भाई तो पॉलिटिक्स वहाँ पे अपने घर पे। आंदोलन कर रहे हैं, अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। ठीक है, जवाब दीजिए अंजना जी, अब संबित मैं बोल लूं प्लीज। किसान अंजना हमारे जी, किसान नंबर भाई एक का आप पसीना देखिए, गिर रहा आज है। ठीक है, तो जवाब फसल जवाब ये जवाब है। सुनिए। और आज वो ऊपर बैठा है तो प्रधानमंत्री जिद पर लड़े हुए हैं। अरे तीनों बिल वापस क्यों नहीं लेते, क्यों कानून वापस नहीं लिया जाता, ये तीनों किसान का क्यों जिद पे लड़े हुए प्रधानमंत्री? संबित पात्रा जी, जवाब दो ना इस बात का। अंजना जी, हो गया? अब मैं बोल लूं? अंजना जी, इसी को कंफ्यूजन कहते हैं। पैंगोंग त्सो पे जवाब दो, चीन पे जवाब दो, चीन कहां से आ गया, चीन का वेबसाइट। अच्छा, बिल क्यों नहीं वापस लिया? 3 बिल भी वापस ले लो। आप बताइए, ये पराकाष्ठा है कंफ्यूजन की। मतलब यहां किसानों पे चर्चा चल रहा, बिल में कहां पैंगोंग त्सो लिखा हुआ है? बताइए मुझे, बताओ, अभी दिखाओ आप, कहां ये 3 बिलों में चाइना का नाम लिखा हुआ है? कहां इन 3 बिलों में पैंगोंग त्सो का जिक्र है? आप बोल रहे हैं डिसएंगेजमेंट के बारे में लिखा हुआ है। नहीं, आपने अभी कहा बिल में डिसएंगेजमेंट के बारे में लिखा हुआ है। आपने कहा कि इस बिल में चाइना के बारे में क्यों नहीं लिखा हुआ है? प्रधानमंत्री ने चाइना के बारे में इस बिल में बात क्यों नहीं किया? अरे इस बिल में चाइना, अरे बिल किसानों के ऊपर है। किसान, मेरे साथ रिपीट करो, मेरे साथ रिपीट करो, किसानों का बिल है, किसानों का बिल है, किसानों का बिल है। रिपीट करो पहले मेरे साथ। बताइए, कमाल के लोग हैं, ये बोल रहे हैं ये तीनों बिल में किसान, ये चाइना क्यों नहीं आया? आप बताइए, तीनों बिल में चाइना आएगा कहां से? कहां से चाइना आएगा इन तीनों बिल में? आप बताइए, ये किसानों के हित, ये बताओ, आप बताओ जरा इनकी कंफ्यूजन को। आप जरा रुके, आप सब एक सेकंड रुके, मैं सबके पास आ रही हूँ। किस तरह से ये वार पलटवार हुआ है? क्या अखिलेश यादव ने कहा, क्या असदुद्दीन ओवैसी ने भी कहा है? एक बार जल्दी से आपको सुना देते, फिर चर्चा के लिए चलेंगे। आंदोलन का एक नया तरीका है। क्या तरीका है? आंदोलनकारी जो होते हैं वो ऐसे तरीके नहीं अपनाते। आंदोलनजीवी होते हैं वो ऐसे तरीके अपनाते हैं, और वो कहते हैं ऐसा हुआ तो ऐसा होगा, ऐसा होगा तो ऐसा होगा, ऐसा होगा तो ऐसा होगा। अरे भाई, जो कुछ हुआ ही नहीं, जो होना नहीं है, उसका भय पैदा कर करके, और पिछले कई सालों से लगातार सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आ जाए, कोई निर्णय नहीं हुआ है, और एकदम से तूफान खड़ा कर दिया जाए, आग लगा दी जाए देश में। ये जो तौर तरीके हैं, उन तौर तरीके जो भी लोकतंत्र में विश्वास करते हैं, जो भी अहिंसा में विश्वास करते हैं, उन सबके लिए चिंता का विषय होना चाहिए। ये सरकार की चिंता का नहीं, देश की चिंता का विषय होना चाहिए। मैं उन लोगों को क्या कहूं जो लगातार चंदा लेने निकल जाते हैं, क्या वो चंदा जीवित संगठन के लोग नहीं हैं? अगर वो हो सकते हैं जिनको आप आंदोलन जीवी बोल रहे हैं, तो आप भी तो चंदा लेने के लिए निकल पड़ते हैं, जब कहीं तब निकल जाते हैं आप। क्या आप चंदा जीवी नहीं है? मैं एक आंदोलन जी हूं, मुझे इसका फख्र है, इसलिए मैं खुल के बोल रहा हूं। अल्फाज छाप कर, किसी से डर कर बोलना मेरी फितरत में नहीं है। ये तीनों कानून को लेना पड़ेगा वापिस आपको, आपकी अना को थोड़ा मिटाना पड़ेगा और तीनों कानून को वापस लेना पड़ेगा। आप बनाओ CAA के रूल्स, इंशाअल्लाह हम दोबारा रोड पे निकलेंगे, पूरे भारत में उसके खिलाफ एहतजाज होगा। PM साहब भी आंदोलन से निकले हैं सर। यहाँ मेरे ख्याल में इस हाउस में JP आंदोलन से बहुत से फिर वो परजीवी हो गए सारे। हद है। तो अगर वो परजीवी हैं तो बीजेपी वालों मेरी बात सुन लो, तुम रक्तजीवी हो तुम। और आप रक्तजीवियों के साथ हैं? लव जी, JDU के नेता दिखाइए उनको। लव कुमार। मैडम, पहले तो ऐसी भाषा का प्रयोग ये लोग संसद में करते हैं तो लगता है कि संसद में बैठे लोग को ऐसी भाषा के प्रयोग करना उचित होगा, अनुचित होगा। और जहां तक माननीय प्रधानमंत्री जी के भाषण का सवाल है, आज उन्होंने किसानों से बहुत ही विनम्र आग्रह किया है। मैं कृषि बिल पर लाऊंगा, मैं सब्जेक्ट को इधर उधर भड़काने के स्थिति में नहीं हूं और मैं चाहता भी नहीं हूं। किसानों की समस्याओं के समाधान में कोई भी विपक्षी दल इंटरेस्ट नहीं ले रहा है। मैं ये दावे के साथ कर सकता हूं, ये तीनों कृषि कानून किसानों के हित में है। पहली बार किसानों को स्वतंत्र होने का मौका मिला है कि वो अपना मंडी, अपना उत्पाद अपने हिसाब से तय करे और जिस मंडी में ले जाना चाहे उस मंडी में ले जाए। पुरानी व्यवस्था जब समाप्त नहीं हो गई है तो इतनी हो हल्ला क्यों? और मैं बता दूं, APMC एक्ट तो 2006 में बिहार में समाप्त हो गया। माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, उन पर किसानों को इतना भरोसा है कि आज तक जो भी किसानों के लिए उन्होंने कार्य उठाया है, चाहे बिजली के अलग फीडर का काम हो, अब दूसरा ठीक है, इसी का जवाब चौधरी जी से लेते हैं। चौधरी जी खेत में पानी पहुंचाने की बात कर रहे हैं। PM ने भी केरल का एग्जाम्पल दिया।
जी देखिए, इसमें जो ये बिहार के हमारे भाई बैठे हैं उनके बारे में बता दूं। जी, मेरी आवाज आ रही है मैडम? बिल्कुल आ रही है, बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ, बिहार के विषय में जब 2006 में ये एपीएमसी एक्ट इन्होंने हटाया था तो उसके विषय में स्टडी छपी है 3 जनवरी 2021 को टाइम्स ऑफ इंडिया में, जो अगर आप इसको देख सके तो ये मैंने बता दिया। इसमें बताया है कि जब से वो एक्ट आपने हटाया है एपीएमसी का, यानी मंडियां बंद हुई है, वहां 25-30% फसलों के दाम पंजाब के मुकाबले कम मिल रहे हैं। तो ये जो है केवल ये कह देना कि इनमें सब कुछ ठीक है, वो नहीं है। इसीलिए हमने बार बार कहा है कि आप कुछ भी करते रहे उससे ज्यादा इतना फर्क नहीं पड़ेगा जितना आप एमएसपी की व्यवस्था अक्रॉस द बोर्ड लगा दें, यानी उससे नीचे कोई खरीद परचेज ना हो। और जो इस बिल में किसान विरोधी प्रावधान है उनके विषय में विस्तार से चर्चा करके इनको सस्पेंड करके 2 साल के लिए या 3 साल के लिए, और फिर इसको समझा के किसानों को आराम से ले आए। क्या तकलीफ है भाई? किसान कोई ना समझ है या किसान विद्रोही है या वो है, उस तरीके से बात छोड़ दीजिए। आंदोलनकारी है, शांति से इसको किया जा सकता है। चलिए मैं जवाब दे रहा हूं। देखिए, पूरा विषय जहां तक 3 किसानों के बिल का विषय है, ये पूरा बिल पहले ऑर्डिनेंस के माध्यम से, उसके बाद पार्लियामेंट के दोनों सदनों ने एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया से पारित किया। ठीक है, आप सुप्रीम कोर्ट भी गए, सुप्रीम कोर्ट ने भी सुनवाई की और एक कमेटी की भी गठन की। उसके लिए भी कहा गया कि ये सुप्रीम कोर्ट भी बिका हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने भी ऐसी कमेटी बना दी, वैसी कमेटी बना दी। प्रधानमंत्री जी ने भी अपने अभिभाषण में पूरे विषय को समझाया और कहा कि बिल्कुल मेरा द्वार खुला हुआ है, आप आइए, बातचीत करिए, हर विषय पर हम क्लॉज बाय क्लॉज बात करेंगे। मगर किसान नेता कहते हैं, तथाकथित किसान नेता कहते हैं केवल रिपील और कुछ नहीं। नंबर 2, यहां पर हमें चंदाजीवी कहा गया, मैं उसका, और रक्तजीवी कहा गया, मैं इसका जवाब देना चाहूंगा। देखिए, चंदा किसके लिए चंदा मांग रहे हैं? भगवान श्री राम जी के मंदिर के लिए, भव्य मंदिर के निर्माण के लिए झोली फैला करके भीख मांग रहे हैं। और बिल्कुल हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सभी इसके लिए चंदा दे ताकि भगवान राम का भव्य मंदिर बन सके। आप हमें चंदाजीवी कह रहे हैं? आप तो गोली मारने वाले हत्यारे हैं। 60 आप तो कहते थे कि 60 को मारा है, 70 को मारा है, आवश्यकता पड़ने पर 100 से भी अधिक लोगों को मार देते। आप हमें चंदाजीवी कह रहे हैं? आप तो हत्यारे हैं। नंबर 2, यहां पर हमें रक्तजीवी कहा गया। अंजना जी, ये इमरान हुसैन किस पार्टी का सदस्य है? वो जो हुसैन जिसने अपने घर के ऊपर, जो काउंसलर था आम आदमी पार्टी का, जिसने अपने घर के ऊपर पत्थर, पेट्रोल बॉम्ब इत्यादि सब रख रखा था, और अंकित जैन को जिसने मारा, किस पार्टी का सदस्य है? ये सदस्य था आम आदमी पार्टी का। तो सर, इस बिल में कहां पे है दिल्ली के दंगे? इस बिल में कहां पर है? हम लोग टॉपिक पर तो रहे, कम से कम टॉपिक पर नहीं, उन्होंने रक्तजीवी कहा ना हमें, उन्होंने हमें रक्तजीवी कहा। दूसरी बात, इसी बिल को लेकर, अंजना जी मैं 10 सेकंड में समाप्त कर रहा हूं। इसी बिल में प्रधानमंत्री जी ने इसी बिल में प्रधानमंत्री जी ने 4 बड़ी बात कही। इस बिल को लेकर जिस प्रकार से भ्रम फैलाया गया, और दंगाइयों के फोटो को लेकर सरजिल इमाम को रिहा करो, सरजिल इमाम को रिहा करो, और उमर खालिद को रिहा करो। उमर खालिद का और सरजिल इमाम का क्या लेना देना है? जो किसान उसकी रिहाई के लिए मांग कर रहे थे। अगर 2 पोस्टर वहां कोई पकड़ ले तो आप दबाव में आ जाते हैं। कोई नहीं दबाव में आ रहा है, कैसी बात ना, कोई दबाव में नहीं आ रहा है, मगर इनको एक्सपोज करना तो जरूरी है ना आतंकियों को। और ये देखिए, ये आंदोलनजीवी कहते हैं, नहीं आंदोलनजीवी कहते, किसानों की बात हो रही है। बताइए रॉबर्ट वाड्रा के बारे में बताइए। हाँ, रॉबर्ट वाड्रा के बारे में बताइए। विश्व का सबसे बड़ा किसान है, बताइए। बहस जीरेल हो जाएगी, प्लीज मुझे ब्रेक लेना है, जल्दी से शुक्ला जी को बात पूरी करने दीजिए। किसानों के बारे में ऐसे जवाब देना होता है। लोगों से ये पूछिए, एमएसपी था और रहेगा, उसको कानूनी जामा क्यों नहीं पहनाए दे रहे हैं? अपनी ही कही हुई बात क्यों नहीं सुन रहे हैं? क्यों नहीं पहना? 70 साल तक मैडम, मध्य प्रदेश 70 साल तक क्यों नहीं पहनाया? एमएसपी था और रहेगा तो क्यों नहीं पहनाया था? और बताइए, केरल से तो सांसद है राहुल गांधी, क्यों नहीं वहां एपीएमसी बनाया केरल में? बताइए। प्रधानमंत्री ने देश की संसद में एक बार फिर से किसानों को न्योता दिया है, कहा है कि आइए टेबल पर बात करते हैं, और विपक्ष के लिए कहा कि इनका तो ये हाल है कि न खेलब न खेले देव, खेलवे बिगाड़। देखते रहिए आज।